पर और सभागार में उपस्थित मित्रों, यह बहुत आह्लादकारी आयोजन भी है और थोड़ा भावुक कर देने वाला कि इलाहाबाद शहर अपने लेखक को इतनी आत्मीयता से याद कर रहा है। इलाहाबाद उनके एक तरह से सांसों में बसा हुआ शहर है, क्योंकि वो पिछले 10-12 साल से जो लखनऊ में रहे तो हमारा बहुत संवाद होता था। तो घूम फिर कर बात इलाहाबाद पर आ जाए, इलाहाबाद के मोहल्लों पर आ जाए और अनिवार्य रूप से 100 नूकरगंज पर कुछ देर बोला जाएगा। तो ये शहर उन्हें याद कर रहा है। शहर में उनके कुछ पोस्टर भी लगे हैं साहित्यकार को याद करते हुए। तो जितने भी शहर के साहित्य प्रेमी हैं, आयोजन की जो में शामिल जो तीनों संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि आप उन्हें इस तरह याद कर रहे हैं। शेखर जी के जीवन पर बात करते हुए मुझे 3 घटनाएं ऐसी दिखती हैं जिन्होंने उनके जीवन को, उनके परिवार को और उनके लेखन को संचालित सा किया, जिन्होंने चंद्रशेखर जोशी नाम के पहाड़ के पिछड़े गांव के बच्चे को हिंदी साहित्य और खासकर कहानी के मंच पर शेखर जोशी के रूप में स्थापित किया। उसके पीछे 3 घटनाएं हैं। यूँ तो जीवनी ऐसी पढ़ी जा सकती है, लेकिन मैं 3 घटनाओं के मार्फत थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। पहली घटना, जब वो 9 वर्ष के थे करीब, गांव में थे, तो उनकी ईजा यानी उनकी माँ का निधन हो गया था प्रसव के दौरान। गांव से अल्मोड़ा शहर, जहाँ ठीक ठाक अस्पताल था, वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा था। उनकी माँ को चारपाई पर रखकर अल्मोड़ा शहर ले जाया गया पैदल। वहाँ जाने तक वो गर्भ में बच्चा भी मर गया था, जहर फैल गया था और माँ चली गई। ये पहाड़ के गाँव में आज भी 2023 में भी बहुत अजूबा किस्सा नहीं, आज भी वहाँ ऐसा होता है। माँ के अचानक इस तरह चले जाने से बालक शेखर जोशी के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसके तत्काल बाद ये हुआ कि उनको पहाड़ के गांव से सुदूर राजस्थान की रेतीली भूमि पर मामा के यहाँ भेज दिया। उनके लिए तय था, पिता ने तय किया हुआ था। पिता उनके गांव में ही रहते थे, उन्हें कोई दामोदर जोशी की नौकरी नहीं की थी। कुछ उद्यम को छुटपुट करते थे, जिसका वर्णन बड़े रोचक ढंग से ओलिया गाँव में हुआ है। तो उन्हें बड़ा बेटा, जिनका नाम नवीन चंद्र जोशी था, वो पहले से ही मामा के पास जा चुके थे। दीदी भी मामा के यहाँ भाई का साथ देने जा चुकी थी। शेखर जोशी के बारे में ये तय था कि इन्हें गांव में ही पिता अपने पास रखेंगे, लेकिन ये दुर्घटना हो गई और शेखर जोशी को भी मामा के पास रहना पड़ा। मामा भी नए संतान दंपति थे और बहुत स्नेह करते थे बच्चे। वो अजमेर के पास एक एकड़ी कस्बा है, वहाँ उनका एकड़ी जाकर उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, पढ़ाई हुई। एकड़ी जाने और माँ के निधन और एकड़ी जाने ने उनको जीवन भर बहुत कुछ दिया भी और उनके मन में कुछ टीस हमेशा पैदा रही। 2 टीस थी, एक माँ का बिछोड़ना, दूसरा पहाड़ का बिछोड़ना। ये उनके साथ हमेशा रहा। मामा के यहाँ ये हुआ कि मामा उनका ननिहाल साहित्य प्रेमी था, माँ भी पढ़ने की शौकीन थी। मसले मामा जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, शायद श्री कृष्ण शास्त्री नाम से, वो
संस्कृति के ग्रंथ भी लिख रखे थे। तो मामा के घर में किताबों से उनका एक साक्षात्कार होता है, हालांकि वो बड़ी कठिन किताबें थी, लेकिन जो किताब वो हमेशा याद करते थे उस दौर में, वो सुमित्रानंद पंत की उच्छ्वास नाम से कविताओं का संग्रह था जो उन्होंने पढ़ा। वहां से उनको थोड़ा कविता का संस्कार और कविता का प्रेम मिला। लेकिन केकड़ी में एक और चीज मिली, जिस मकान में वो रहते थे मकान बहुत बड़ा था, उसमें एक और पर्वतीय परिवार रहता था भगवान वल्लभ पंत जी का, जिनके कई बच्चे, वो सब बच्चे आंगन में खेलते थे। उन बच्चों में चंद्रकला भी थी, जो बहुत बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। जीवन संगिनी ही नहीं बनी बल्कि साहित्य संगिनी भी बनी, और उनकी पहली पाठिका भी बनी। उनकी कहानी उनकी बहुत पहली पाठिका भी बनी। लेकिन ये बात की बात, केकड़ी में रहते हुए उन्होंने, जो भगवान वल्लभ पंत जी थे जो उनके बाद में ससुर बने, वो बहुत अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने इनको खास करके अंग्रेजी और गणित पढ़ाए। अपनी अंग्रेजी पर वो बहुत बात तक गर्व करते थे। अपने अंतिम दिनों तक भी जो कोई हिंदी में स्पष्ट नहीं लिख पाते थे, हाथ कांपता था तो उसे अंग्रेजी में लिख देते। उनके बड़े भाई हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद केकड़ी से उनको देहरादून में नौकरी मिल गई थी, रेशम विभाग। तो शेखर जोशी को भी वो देहरादून ले गए। हाई स्कूल पास करने तक वो एक्चुअली के पास थे। देहरादून में दो बड़ी घटनाएं हुई। जिस डीएवी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ 11वीं में, उस कॉलेज में पहली बार एक बड़ा पुस्तकालय खुला। जो बड़ा पुस्तकालय खुला उसके लिए खूब सारी किताबें खरीदी गई, और शेखर जोशी केकड़ी से जो पढ़ने का संस्कार लेके आए थे उन किताबों में डूब गए, साहित्य की किताबों में, कविताओं में, कहानियों में। और इतना डूबे कि उन्होंने विज्ञान और गणित की कक्षाओं में जाना ही बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो 11वीं में फेल हो गए, और उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि मुझको तुम साहित्य आर्ट साइड ले रहे तो मैं फर्स्ट डिवीजन ला के दिखा दूंगा। भाई ये कहने कि मामा तुमको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तुम तो गणित विज्ञान ही पढ़ो। तो बहुत मुश्किल है, अगले साल भी मुझे फेल हो जाना पड़ेगा। सहयोग से उसी वक्त एक अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन निकला, जो EME ट्रेनिंग के निरक्षा विभाग की एक वर्कशॉप में ट्रेनिंग के लिए कुछ लड़कों के आवेदन मांगे गए थे। इन्होंने बड़े भाई से कहा कि इसमें अप्लाई कर दो मेरा। तो बड़े भाई ने कहा कि तो अप्लाई कर देते हैं, होना तो इसका है नहीं। और सहयोग देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश से, जब उत्तराखंड नहीं बना था, सिर्फ एक लड़का चुना गया, चंद्रशेखर जोशी, और बाकी उस बैच में जो 17 लोग और थे वो पंजाब के थे सब। दूसरी ये बड़ी घटना जो उनके जीवन की है, पहली केकड़ी और की दूसरी है उनका दिल्ली जाना। दिल्ली कैडेट में उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और इस बीच जो देहरादून में रहते हुए उन्होंने कविता और लिखी, कहानी लिखना शुरू किया था। तो इस बीच में वहाँ और पहाड़ उन्हें सदा याद आता था। एक दिन उनको दिल्ली में एक अखबार में, डायरी में ये सूचना पढ़ने को मिली कि पर्वतीय जन विकास समिति नाम की एक संस्था की मीटिंग है इतवार। तो दिल्ली कैंट से साइकिल चलाते हुए अजमेरी गेट पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि होटल में काम करने वाले श्रमिकों की बैठक हो रही है। ये वो दौर था, आज तो वैसा दृश्य नहीं है, जब बड़े शहरों के होटलों में, ढाबों में और घरों में भी पहाड़ी नौकरों की भरमार। तो कॉमरेड PC जोशी ने
जिन्होंने दिल्ली में होटल वर्कर्स यूनियन बनाई थी, उन्होंने पहाड़ी लड़कों के लिए अलग से होटल यूनियन वर्किंग के तहत एक पर्वतीय जन विकास समिति बना दी कि इन्हें कुछ अच्छे संस्कार मिले, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक। तो ये उसकी बैठक में पहुँचे। नंद किशोर नौटियाल जो बाद में ब्लिट्ज के संपादक हुए, वो भी पर्वतीय जन विकास समिति में थे और एक बुलेटिन निकल रहा था पर्वतीय जन नाम से। उसमें होटल कर्मचारियों की खबरें, कुछ पहाड़ की खबरें, ये सब होती थी। तो शेखर जी को इतना अच्छा लगा कि वो उसके साथ जुड़ गए, उस बुलेटिन में लिखने लगे। क्योंकि सेना की वर्कशॉप के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, तो छद्म नाम से लिख रहे थे, चंद्रकांत नाम से लिख रहे थे। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने 52 और 53 में 2 कहानियाँ भी लिखी। एक कहानी राजे खत्म हो गए, जिस कहानी को उन्होंने बाद में कभी किसी संग्रह में शामिल नहीं किया। कथा समग्र में वो पहली बार छपी है, जो पिछले वर्ष आया। दूसरी कहानी उन्होंने लिखी आदमी और कीड़े, वो भी 52-53 के दौर की कहानी है। वो धर्मियों की कहानी प्रतियोगिता के लिए भेजी और उसे 1955 में पहला पुरस्कार मिला, आदमी और कीड़े। लेकिन वो कहानी बाद में उनके मन से उतर गई। उन्होंने कहा कि उसे किसी संग्रह में नहीं छापे। पर्वतीय जन का जब 1 साल पूरा हुआ तो ये तय हुआ कि इसका एक वार्षिकांक निकाला जाए। तो नौटियाल जी ने कहा, शेखर तुमने तो कहानी लिख रखी है, तो एक ऐसी कहानी लिख कर दो जिसके पात्र होटल के कर्मचारी हों। तो उसके लिए दाजू कहानी लिखी गई, आपने पढ़ी होगी, पहली बार उसमें होटल में काम करने वाला। ये शेखर जोशी के बदलाव की शुरुआत थी। उन होटल कर्मचारियों के साथ काम करते हुए, उनकी समस्याएं देखते हुए, गरीबों, दलितों, वंचितों के प्रति उनका एक झुकाव वहाँ से शुरू हुआ। दाजू कहानी पढ़कर कॉमरेड पीसी जोशी ने बुलवाया, ये लड़का कौन है। उनसे मिले और उनसे उनके फिर अच्छे संबंध हो गए थे। 1955 में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और वो इलाहाबाद आने के लिए भी उन्होंने जोर जुगाड़ लगाया, क्योंकि यहाँ 4 पद खाली थे और पंजाब के जो बाकी उनके साथी थे इलाहाबाद नहीं आना चाहते थे। उन्होंने 3-4 लोगों को पटाया, ये कहते कि इलाहाबाद बहुत बढ़िया शहर है, वर्कशॉप के बीच में है करके कहते इलाहाबाद आ गए। 1955 में वो उनके पास कुल जमा 3 कहानियाँ थी। और जब आए और लेकिन दिल्ली इलाहाबाद आने से के बीच में उन्होंने एक कहानी लिखी थी कवि प्रिया, और उसको जो कहानी पत्रिका थी यहाँ भैरव जी जिसका संपादन करते थे, उसकी वार्षिक कहानी प्रतियोगिता होती थी, उसके लिए भेज दी और इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद आते ही कहानी के मौका मिलते ही कहानी के दफ्तर पहुँचे। श्रीपत जी के कमरे में गए, संपादक उन्हीं का लगा होगा। श्रीपत जी ने उनसे बात की, कहा चलो तुम्हें संपादक से मिलवाते हैं। उन्होंने उनको भैरव जी के हवाले कर दिया। भैरव जी ने कहा, अच्छा तुम चंद्रशेखर हो। वो चंद्रशेखर नाम से लिखते थे उस समय। तो जाओ, ये कहानी का विशेषांक आया है, इसको पढ़ के प्रतिक्रिया देना। तो शेखर जी को लगा कि मुझे ऐसे ही टाल रहे हैं। तो उन्होंने बताते थे कि मैंने भैरव जी से बड़े गप से कहा, वो उम्र होती है ना ऐसी, कि धर्मियों पे मेरी कहानी पहला पुरस्कार पाई है, आपने पढ़ी होगी शायद। तो भैरव जी ने कहा, कौन पढ़ता है कि धर्मियों। तो ये फिर कहानीकार के रूप में शेखर जोशी का जो झुकाव था वो फिर बदलने लगा कि धर्मियों या व्यावसायिक पत्रिकाओं के प्रति एक झटके की तरह उनका मोह भंग हुआ। और फिर उन्होंने शायद ही कभी किसी व्यावसायिक पत्रिका के लिए लिखा हो, कोई भी कहानी उसके बाद किसी व्यावसायिक पत्रिका में। एक शायद अमरकांत जी के या किसी के माध्यम से शायद कभी माया में छपी है क्या, लेकिन बाकी कभी किसी व्यावसायिक पत्रिका में नहीं। तो केकड़ी के बाद जो दिल्ली में उनका एक तरह से राजनीतिकरण हुआ, समाज के वंचित
तबके के प्रति उनका जो झुकाव होटल वर्कर्स यूनियन और पर्वतीय जन विकास समिति के माध्यम से हुआ, वो फिर इलाहाबाद आना तो सबसे बड़ी घटना थी तीसरी। बाकी तो उन्होंने 50 साल में इलाहाबाद में गुजारे, आप में से कई लोग उनके गवाह हैं। इलाहाबाद आने पर जब भैरव जी से भेंट हुई बातचीत में, जब वो विशेषांक 1955 का पढ़ के भैरव जी ने कहा कि इसकी प्रतिक्रिया लिख कर दो, छापेंगे, तो उन्होंने जोश में जो प्रतिक्रिया लिखी उसमें कहानियों की कुछ तारीफ की, उसको कहा सामान्य है, और फिर ये लिखा कि हिंदी का कहानीकार जो है हर क्षेत्र की कहानियाँ लिख रहा है, शहरों की, परिवारों की, घरों की, बस्तियों की, यहाँ तक कि वैश्यालियों की भी कहानी लिख रहा है, लेकिन एक क्षेत्र को छोड़ दे रहा है और वो है श्रमिकों और कारखानों की दुनिया। ये उन्होंने लिख कर भेजा, भैरव जी ने छापा। अगली बैठक में मुलाकात पर कहा, इधर आओ, तुम तो कहते हो कि कारखाने में काम करता हूँ, मजदूरों के बीच में 4 साल दिल्ली ट्रेनिंग की है, यहाँ भी कारखाने में काम करते हो और सीख दे रहे हो दूसरों को, खुद क्यों नहीं लिखते हो कारखानों की कहानी। शेखर जी को बात लग गई, जम गई, और उन्होंने उस्ताद कहानी लिखी। उस्ताद कहानी जब वो लिख रहे थे, उससे पहले भैरव जी के कहने पर कमलेश्वर एक यहाँ इलाहाबाद में गोष्ठी संचालित करते थे प्रगतिशील लेखकों की, साहित्यिकी नाम से। तो साहित्यिकी में गाली कहानी पढ़ी उन्होंने। अमृत राय जी के घर पर वो बैठक हुई थी, बताते थे ड्रमंड रोड में वो रहते थे, हॉल में वो लेखक सब थे, और संगीत वो गाजू कहानी पढ़ी, सबने तारीफ की। अस्क जी ने वो कहानी लेकर के अपने संकेत संकलन में छापी। इस बीच अमृत राय जी ने भी शायद कहानी पढ़ी होगी, उन्होंने हंस का एक संकलन, कहानी संकलन निकालने का फैसला किया, तो शेखर जी से कहानी मांगी, उन्होंने उस्ताद कहानी भेज दी। अमृत राय जी ने उस्ताद कहानी की तारीफ की, ये चिट्ठी लिखी कि अच्छी कहानी है, लेकिन इससे भी अच्छी कहानी तुम लिख सकते हो और अच्छी कहानी मुझे दो। तो उन्होंने बदबू कहानी लिखी, हंस में वो बदबू कहानी छपी। उस्ताद बाद में फिर भैरव जी ने कहानी में छापी। यहाँ से उनका शुरू हुआ कहानी और लिखने का दौर। अभी उनका ब्याह नहीं हुआ था। 1955 से 1959 तक उन्हें खूब कहानियाँ लिखी, से मतलब है अपने हिसाब से खूब लिखी, लगभग 1 साल में कहानी या 2 कहानी। वरना तो उनका 50 साल के कहानी लेखन में कुल 60 कहानियाँ हैं। 60 में भी 4 उन्होंने खारिज कर दी, 56 कहानियाँ हैं। 1 साल में 1.25 कहानी का हिसाब नहीं बैठता। इतने कम कहानी लिखने वाले को आज हम यहाँ इस तरह याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से फिर वो कहानियों का दौर शुरू हुआ। और भैरव जी की एक खासियत ये थी, बताते हैं, शेखर जी बताते थे कि जो कहानीकार उन्हें पसंद आते वो बड़े सख्त संपादक थे और कहानी की उनकी समझ और पकड़ का कोई जवाब नहीं था। लेकिन जिस कहानीकार को पसंद करते थे उसकी एक के बाद एक कई कहानी छापते थे ताकि उसकी चर्चा हो। तो उन्होंने भैरव जी ने तकादा कर करके उनसे कहानियाँ लिखवाई। 1958 तक उनका एक संग्रह तैयार हो गया था, कोशिका कटवाल नाम से। इस दौर पर ये सब यादगार कहानियाँ अगर याद करें, उस्ताद, बद्दू, गाजू, कविप्रिया, कोशिका कटवाल, रोमी जनार्दन, ये सारी कहानियाँ, कथा व्यथा, ये उस दौर की कहानियाँ। लेकिन 1960 में उनका ब्याह हुआ। उन्हीं चंद्रकला से जिनका के साथ एक कड़ी में खेलते थे, उसका भी किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया था उस दिन चंद्रकला मोयू का निधन हुआ। शव यात्रा में वो मुझे ये किस्सा बता रहे थे कि चंद्रकला, जब हम मेरी नौकरी लगी और मैं इलाहाबाद आ गया तो मैं मामा के यहाँ मिलने गया। वहाँ चंद्रकला भी मेरी बड़ी हो गई थी
और वो कहने लगी मैंने इलाहाबाद की पढ़ी नहीं है, यहाँ की इतना बढ़िया शहर है। तो वो कहने लगी मैंने इलाहाबाद देखा नहीं है। मैंने उससे कहा चलो तुम्हें इलाहाबाद दिखा देता हूँ। और उसने सोचा कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ, उसने घर में कह दिया कि मैं शेखर से शादी करूँगी, इस तरह हमारी शादी हुई। हालांकि मैं जानता हूँ ये थोड़ा सच नहीं है। इसमें ये भी शेखर जी की तरफ से भी कुछ अनुराग, पर्याप्त अनुराग था, और शायद किसी पत्नी की होती थी वो उन्होंने मुझे नहीं बताया था। तो खैर इस तरह से वो हुआ। यहाँ पर दो चीज़ें जानने बहुत गौर करने के लिए जरूरी हैं। वो ये कि 60 में जब शादी होकर इलाहाबाद आ गए तो बहुत से उस समय सोचे जो लोग गाँव से आए हुए हैं किस तरह स्ट्रगल करते थे, किराए के कमरे में रहते थे, बच्चे भी होने लगे थे, परिवार था। और जैसा आमतौर पर गाँव में होता है, पहाड़ों में ज़्यादा ही होता है, अगर एक की नौकरी लग गई तो उसके भाई भतीजे भांजे उसके साथ जाएंगे पढ़ेंगे। तो शेखर जी उनके भाई भांजों और भतीजों को भी पालते थे अपने यहाँ। आर्थिक संकट था उस दौर की। उनके पिताजी की लिखी हुई कुछ कुमारी चिट्ठियाँ मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि इतने आर्थिक दिक्कतों में रहते थे, घर जहाँ नहीं पाते थे क्योंकि आर्थिक दिक्कतें होती थी, गाँव नहीं जा पाते। अगर उनकी आप व्यक्तिगत कहानी याद करेंगे तो आपको प्रसंग याद आ जाएगा कि घर नहीं जा रहे, घर की याद आ रही, घर नहीं जा पा रहे, पिता लिख रहे हैं कि मैं कर्जा लेकर भेजूंगा, घर तो आ जाओ। तो ये स्ट्रगल थे जीवन में। और मातृहीनता का जो बोध था, उसके चंद्रकला जी नौकरी करती थी, स्कूल में अच्छी खासी पढ़ाती थी, वो उन्होंने नौकरी छुड़वा दी थी। बहुत बात तक इस बात का उन्हें अफसोस होता था कि मैंने चंद्रकला की नौकरी छुड़वा दी, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे बच्चों को माँ का स्नेह मिले जो मुझे नहीं मिला। ये उनकी जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से लंबा सिलसिला है जिन्हें आप उनकी कहानियों से जोड़ सकते हैं। उनकी जो कहानियाँ हैं वो बिल्कुल वैसा ही है, उनमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिन लोग ने शेखर जी के साथ समय गुजारा है वो जानते हैं कि वो जैसे बोलते थे, जैसे रहते थे, जैसा देखते थे, वैसी कहानियाँ लिखते थे। उनकी कहानियों में आप उनके विचार, उनकी बोलने के अंदाज, उनकी शैली, वो सब कुछ पा सकते हैं। अंतिम समय तक मैं बात ख़त्म करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि इलाहाबाद शहर को लेकर के वो बस एक किस्सा छोटा सा बता देता हूँ। वो बहुत भावुक हो जाते थे। और जब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया इस किताब में, एक लंबा इंटरव्यू छपा है जिसका आधा हिस्सा आजकल में छपा था, उसमें इलाहाबाद के बारे में काफ़ी लंबा उन्होंने जवाब दिया। जो कृष्णा ने पुणे में रिकॉर्ड किया था, फिर भेजा था, तो ये भी बताती थी कृष्णा की इलाहाबाद की बातें करते हुए उनकी आंखें भर आ रही थी। और उसमें एक किस्सा उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में श्री कृष्णदास जी थे और ऐसे बहुत से लोग थे, प्रकाश चंद्र गुप्त जी थे। जब हमारी शादी हुई तो उन्होंने एक आध और की शादी हुई होगी, सबको बुलाया अपने घर। श्री कृष्णदास जी ने खाना खिलाया और बहुओं की गोद भरी, टीका किया, एक एक साड़ी दी और फिर वो रोने लगते थे, लगभग रोने लगते थे। कोई रिश्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था, लेकिन हमें इतना स्नेह मिलता था। और लोग किताबें पढ़ने का, उनके बहुत दोस्तियों के संबंध है, अमरकांत जी से उनके संबंध में। अगर आप कभी विश्वनाथ त्रिपाठी और अमरकांत जी का शेखर जी पर लिखा हुआ संस्मरण पढ़ेंगे, जो कभी भारतीय लेखक में छापा, तो आप उस अंतरंगता को जा पाएंगे। आज ये इलाहाबाद शहर उन्हें याद कर रहा है। बातें बहुत सारी हैं, आपसे कल तक आप उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ बातें ये भी बताना चाहता था कि उनके कुछ जीवन के प्रसंग, उनकी किस कहानी में कैसे रूपांतरित होकर के आते हैं, लेकिन वक्त इतना नहीं है, ये फिर कभी बातें होंगी। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, इसका बहुत आभार। और शेखर जी को की याद को नमन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।